नमस्कार, मैं अनुपा पंड्या हेयर ऑन हेयर पॉडकास्ट सीरीज के आज के एपिसोड की आपकी एंकर हूँ। आज का पॉडकास्ट वर्तमान समय के बर्निंग इश्यू जो कि हेयर लॉस है उस पर केंद्रित है, क्योंकि ये भारत और दुनिया भर के लोगों को इफेक्ट करता है। बालों का गिरना झड़ना एक सामान्य स्थिति है जो किसी भी व्यक्ति के आत्मसम्मान और इमोशनल वेलबींग पर इफेक्ट कर सकता है। हम हमारे बालों को हेल्दी कैसे रखें, अगर हमारे बाल झड़ते हैं तो उससे खुद को कैसे बचाएं, ज़्यादा जानकारी और शिक्षित करने के लिए अहमदाबाद शहर के प्रसिद्ध डर्मेटोलॉजिस्ट, ट्राइकोलॉजिस्ट एवं हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन डॉक्टर अमित भट्ट इसके बारे में हमें और शिक्षित करने के लिए हमारे साथ शामिल है। डॉक्टर अमित भट्ट, हेयर ऑन हेयर पॉडकास्ट सीरीज के आज के एपिसोड में आपका स्वागत है। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर हमारा पॉडकास्ट शुरू करने से पहले आप हमें आपके बारे में कुछ बताइए और आपने डर्मेटोलॉजी और ट्राइकोलॉजी में ही स्पेशलाइजेशन करना क्यों पसंद किया, ये बताइए। हेलो फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर अमित भट्ट। आई हैव डन माय एमडी इन डर्मेटोलॉजी इन 2008। सो जब 2008 में मैंने डर्मेटोलॉजी पास किया था तब ये साइंस एकदम नया था। लाइक हेयर साइंस लोग इसको इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे थे, जबकि लोग काफ़ी सफ़र भी हो रहे थे। तो फिर मुझे एक बेंगलोर में अपॉर्चुनिटी मिली एक फेलोशिप करने के लिए, और फिर मैं पोस्ट एमडी वहाँ पे 1 साल के लिए फेलोशिप के लिए गया था, जो कि पूरा हेयर ट्रांसप्लांट और ट्राइकोलॉजी के ऊपर और डर्मेटो सर्जरी के ऊपर था। और उसी इंटरव्यू के दौरान जब मैं वापस इधर अहमदाबाद आया था तब एक सीनियर डॉक्टर ने मुझे चैलेंज किया था कि ये टकले पे बाल उगाना पॉसिबल नहीं है। तो तभी से मुझे लगा कि तब हम 2-3 केसेस कर चुके थे तब 2008 में, और हमने देखा था कि रिजल्ट्स तो आ रहे हैं। तो फिर मुझे वो चैलेंज मैंने एक्सेप्ट किया और उसके आगे ये फील्ड में और आगे मास्टरी करता गया। ऐसा डॉक्टर अमित भट्ट, जैसे आपने बताया कि आप टकलेपन पे बाल उगा सकते हो, तो पिछले 14 साल के करियर में ऐसे मेमोरेबल एक्सपीरियंस है जो आप हमारे दर्शकों के साथ शेयर करना चाहेंगे? सो आई एम डूइंग हेयर ट्रांसप्लांट सिंस ऑलमोस्ट 2010, और 2010 से लेके अब तक हमने तकरीबन 2000 से ज़्यादा हेयर ट्रांसप्लांट कर दिए। सो काफ़ी सारे मेमोरेबल सर्जरीज रही है, बट जो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ वो है जो सबसे पहला केस हमने किया था, जो मैंने ट्रेनिंग के दौरान किया था। क्योंकि उस टाइम पे हमारे पास कुछ गाइडलाइन नहीं थे, हम लोग हमारा दिमाग लगा के हमने वो सर्जरी किया था, और वो सर्जरी टर्न्ड आउट टू बी वेरी सक्सेसफुल। और वो 6 महीने के बाद रिज़ल्ट देख के वी फेल्ट वेरी कॉन्फिडेंट आफ्टर दैट। और बाकी सेकंड स्टेज में जब ये नया मेथड आया हमारे हेयर ट्रांसप्लांट में, जब वी यूज़ टू यूज़ दिस बॉडी हेयर ट्रांसप्लांट, तब उसमें भी जब हमने पहला केस किया था और उसका भी रिज़ल्ट देखा कि जब दाढ़ी के बाल और चेस्ट के बाल जब सर पे लगाते हैं तो वो ग्रो करते हैं, तो तब वो देख के भी हमें काफ़ी अच्छा थ्रिलिंग एक्सपीरियंस रहा है ऐसा। डॉक्टर अमित भट्ट, बाल गिरते हैं नॉर्मली, ये हम सब जानते हैं, Yes. पर मैं ये कब कह सकती हूँ कि अब मेरा हेयर लॉस हो रहा है? यस, क्योंकि बाल सबके झड़ते हैं, दुनिया में कोई ऐसा इंसान नहीं है जिनके बाल नहीं झड़ते हो। सो थियोरेटिकली देखें तो एक दिन में 50 से 100 बाल झड़ना वो नॉर्मल होता है। कभी कभी 10 बाल भी झड़ते हैं, कभी 5 बाल भी झड़ते हैं, कभी 50 बाल भी झड़ते हैं। तो वो डिपेंड करता है हमारी अलग अलग लेवल के स्टेजेस पर। जैसे कभी आप स्ट्रेस में हो तो ज़्यादा बाल झड़ते हैं, कभी सीज़न चेंज होता है तो ज़्यादा बाल झड़ते हैं। बट अगर आपको हेयर फॉल 50 या 100 से ज़्यादा हो रहा है एक दिन में, और उसका ड्यूरेशन अगर आप 3 वीक से ज़्यादा हेयर फॉल हो रहा है, तो you should consider there must be some abnormality, so then you need to consult some trichologist or nearby doctor. ओके डॉक्टर, क्या फीमेल और मेल के बालों के झड़ने में कोई डिफरेंस होता है? डेफिनेटली फीमेल और मेल में काफ़ी सारा डिफरेंस है। जैसे मेल यूजुअली सिंपल होते हैं, तो मेल के हेयर फॉल का रीज़न भी सिंपल है। तो जैसे मेल में मेनली जो हेयर फॉल होता है या जो हेयर लॉस होता है वो 95% केसेस में हेरिडेटरी होता है, और बाकी जो सारे रीज़न्स है जैसे डेफिशिएंसी की वजह से होता है या कोई अदर रीज़न से होता है, तो वो मेल फीमेल दोनों में कॉमन होता है। जबकि फीमेल में जो हेयर लॉस होता है वो काफ़ी सारे अलग अलग रीज़न की वजह से होता है, और इंडिया में मोस्ट कॉमनली फीमेल में हेयर फॉल जो होता है वो डेफिशिएंसी की वजह से होता है। क्योंकि फीमेल में हर मंथ जो ब्लड लॉस होता है तो उनका आयरन डिमांड भी ज़्यादा होता है मेल के कंपैरिजन में, और उनका डाइट भी इतना अच्छा नहीं होता है, तो डाइटरी डेफिशिएंसी की वजह से हेयर फॉल होता है। स्ट्रेस लेवल भी फीमेल में ज़्यादातर ज़्यादा होता है, तो स्ट्रेस भी फीमेल में हेयर लॉस का एक मेजर रीज़न होता है।
दूसरे फीमेल में जो हार्मोनल चेंजेस होते हैं, दैट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द बिगेस्ट रीज़न फॉर द फीमेल हेयर लॉस। और काफ़ी सारे अलग अलग और भी रीजंस है फीमेल में हेयर लॉस होने के। सो वी नीड टू टेक अ प्रॉपर हिस्ट्री, प्रॉपर एग्जामिनेशन, एंड देन वी कैन कम टू द कंक्लूजन कि क्या रीज़न से मेल और फीमेल में हेयर लॉस होता है। सो इन समराइज दोनों में हेयर फॉल के रीज़न काफ़ी अलग अलग है। मेल के रीजंस काफ़ी अलग है, फीमेल में भी काफ़ी अलग रीजन से हेयर फॉल होते हैं। ओके डॉक्टर, हमारे दर्शकों के लिए फर्स्ट लाइन हेयर ट्रीटमेंट आप क्या सजेस्ट करेंगे? फर्स्ट लाइन हेयर ट्रीटमेंट डिसाइड करने से पहले वी नीड टू डायग्नोज द रीज़न फर्स्ट, बिकॉज हेयर फॉल किस वजह से हो रहा है वो डायग्नोज करना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्योंकि ऐसी कोई दवाई जो आजकल मार्केट में मिल रही है कि ये ले लो, ये लगा लो, इतने बाल उग जाएंगे, ऐसा हर एक इंडिविजुअल में पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हर एक इंडिविजुअल का रीज़न अलग अलग हो सकता है ऐसा है। सो फर्स्ट हमें फर्स्ट लाइन स्टेप में जाके फर्स्ट स्टेप में वी हैव टू डायग्नोज द कंडीशन कि क्या रीज़न की वजह से उनको हेयर फॉल हो रहा है, और वो रीज़न को हम अगर ट्रीट करते हैं तभी उनका जाके हेयर फॉल रुकना और या हेयर फॉल कम होना पॉसिबल होता है। ओके, इज दैट डैंड्रफ इज अ रीजन फॉर हेयर फॉल? बहुत ज़्यादा एक्सेसिव डेंड्रफ है तो हेयर फॉल हो सकता है, बाकी अदरवाइज जस्ट नॉर्मल डेंड्रफ इज़ नथिंग बट द ड्राई स्काल्प। तो वो जो ऐसे वाइट फुमसी जैसा दिखता है, बट वो डेंड्रफ में कभी जो हमारी अलग अलग हैबिट्स है, जैसे ऑयल लगाना या ऐसे ऑयल लगा के रखना लंबे टाइम के लिए, तो वो सब उसकी वजह से डेंड्रफ का एक नेक्स्ट स्टेप आ जाता है, उसको सीबोरिक डर्मेटाइटिस बोलते हैं। तो वो सीबोरिक डर्मेटाइटिस में हमारा स्काल्प ईची हो जाता है, ऐसे फ्लेक्स निकलते हैं, और वो फ्लेक्स के साथ बाल जो है वो टूट के भी निकलते हैं। तो बहुत ज़्यादा अगर डेंड्रफ है तो दैट कैन बी द कॉज ऑफ हेयर फॉल ऑल्सो। डॉक्टर, क्या लॉस्ट हेयर फिर से उगाए जा सकते हैं? हाँ, डेफिनेटली लॉस्ट हेयर वापस उगाए जा सकते हैं, बट अगेन लॉस्ट हेयर मेल में और लॉस्ट हेयर फीमेल में वो दोनों में वास्ट डिफरेंस है। जैसे फीमेल में जो हेयर लॉस होता है वो 95% रीजन्स में रिवर्सिबल होता है, जो हम दवाइयाँ या फिर कुछ ट्रीटमेंट की मदद से उसको वापस उगा सकते हैं। जबकि जो मेल में जो हेयर लॉस होता है, जिसको हम बोलते हैं मेल पैटर्न हेयर लॉस, या फिर जो आनुवांशिक हेयर लॉस होता है, जो हेरिडेटरी हेयर लॉस होता है, दैट इज़ इरिवर्सिबल हेयर लॉस। तो वो दुनिया में ऐसा कोई दवाई नहीं है, कोई लोशन नहीं है, कोई ट्रीटमेंट नहीं है जिससे हम उसको बाल को उगा सकते हैं। तो उसमें भी हम रिजल्ट दे सकते हैं, बट उसके लिए हमें हेयर ट्रांसप्लांट करना पड़ेगा। क्या डॉक्टर लॉस्ट हेयर के लिए कोई हेयर न्यूट्रिएंट थेरेपी है? डेफिनेटली जो न्यूट्रिएंट थेरापी है वो ऑलवेज इट्स अ फर्स्ट लाइन थेरापी, जो आपका क्वेश्चन था पहले। सो सबसे पहले हम हेयर को न्यूट्रिशनल थेरापी देते हैं, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो, बिकॉज मैं अपने क्लाइंट से ऑलवेज एक कंपैरिजन कराता हूँ कि हमारी हेयर एक फैक्ट्री की तरह है। जैसे कोई फैक्ट्री है, आप उसको रॉ मटेरियल दो, उसका मशीन प्रॉपरली काम कर रहा है तो वहाँ पे प्रोडक्शन प्रॉपरली होगा। अगर रॉ मटेरियल कम है तो आपका प्रोडक्शन रुक जाएगा। सो रॉ मटेरियल इज़ द न्यूट्रिएंट्स विच इज़ एसेंशियल फॉर मेल एंड फीमेल बोथ। अभी नाउ द मशीन अगर ख़राब हो गया आपका तो भी आपका प्रोडक्शन कम हो जाएगा। मशीन इज़ अवर बॉडी। जैसे आप कुछ बीमार पड़ते हो, जैसे मलेरिया, टाइफॉइड, डेंगू, चिकनगुनिया, और कोविड के बाद वी हैव सीन द वर्स्ट केसेस ऑफ हेयर लॉस, तो भी आपका प्रोडक्शन कम हो जाता है। तो अगर जैसे आप कुछ बीमार पड़ते हो तो उसके 2, ढाई, 3 महीने के बाद आपको बहुत ही ज़्यादा सीवियर हेयर फॉल होता है। तो ये सारे केसेस में न्यूट्रिशनल थेरापी सबसे प्राइमरी, सबसे बेसिक ट्रीटमेंट रहता है। वन ऑफ माई फ्रेंड फेसिंग हेयर लॉस एंड समवन रेकमेंड हर दिस, और वो ये ले रही हैं, तो क्या ये लेना चाहिए ये हेयर न्यूट्रिएंट थेरेपी के लिए? हाँ, तो ये काफ़ी सारा अच्छा प्रोडक्ट है, और इसके तरह काफ़ी और भी प्रोडक्ट्स आते हैं जिसके अंदर नॉर्मल बेसिक न्यूट्रिएंट्स होते हैं। बेसिक न्यूट्रिएंट्स मतलब बालों के ग्रोथ के लिए जो भी नॉर्मल चीज़ें हमें डाइट से मिलनी चाहिए वो सारी चीज़ें इसमें होती है। जो इसमें मेन इंग्रेडिएंट होता है बायोटीन, और जो प्रोटीन्स होते हैं जिससे हमारे हेयर बनते हैं उसको केराटिन प्रोटीन बोलते हैं। और इसके लिए हमें चाहिए और ज़्यादा माइक्रोन्यूट्रिएंट्स जैसे कॉपर, जिंक, सेलेनियम, आयरन और सादा एंटीऑक्सीडेंट। सो ये पूरा एक टाइप का कॉकटेल होता है जो हेयर के लिए प्रॉपर न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करते हैं। सो इससे काफ़ी लोगों को, अगर नॉर्मल हेयर लॉस है तो काफ़ी लोगों को इससे फ़ायदा होता है, और दिस इज़ द फर्स्ट एंड प्राइमरी ट्रीटमेंट ऑफ आवर हेयर लॉस थेरापी। ओके डॉक्टर, व्हाट इज एलोपेशिया?
See, alopecia is a broad term. So anything where the scalp is visible, you can say it's alopecia. तो एलोपेशिया के काफ़ी सारे रीज़न होते हैं, ऐसा है। तो जैसे एलोपेशिया एरिएटा हुआ, तो जैसे ऐसे राउंड चत्ते जैसे हेयर चले जाते हैं। और ट्रैक्शन एलोपेशिया हो गया, जहाँ से फ्रंट में से हेयर चले जाते हैं। फिर मेल पैटर्न एलोपेशिया, फीमेल पैटर्न एलोपेशिया, जो हेरिडेटरी कंडीशन है। सो एलोपेशिया इज़ ए ब्रॉड टर्म। एलोपेशिया मीन्स हेयर लॉस। सो मैं आपको एक क्लियर करना चाहता हूँ, एक हेयर लॉस अलग है और हेयर फॉल अलग है। तो हेयर फॉल तो सबको होता है नेचुरली। तो जैसे मैंने आपको इनिशियली बताया, इनिशियली जब वो 100 से ज़्यादा होते हैं तब इट इज़ एबनॉर्मल। बट जो हेयर लॉस होता है सो उसको बोलते हैं एलोपेशिया। सो एलोपेशिया के काफ़ी सारे अलग अलग टाइप्स होते हैं। डॉक्टर, व्हाट इज द ट्रीटमेंट ऑफ एलोपेशिया? जैसे मैंने बताया, एलोपेशिया एक ब्रॉड टर्म है। तो वी नीड टू फाइंड आउट द एलोपेशिया, क्या रीज़न से एलोपेशिया हुआ है। सो ब्रॉडली हम देखें मेडिकली, तो एलोपेशिया दो टाइप के होते हैं। एक होता है स्कारिंग एलोपेशिया, एक होता है नॉन स्कारिंग एलोपेशिया। सो स्कारिंग एलोपेशिया मतलब आपकी स्किन एक लेवल तक डैमेज हो चुकी है, जिसके साथ में हेयर्स के रूट भी डैमेज हो चुके होते हैं। जैसे हमें कुछ चोट लगती है, स्टिचेस आते हैं, बर्न्स हो जाता है, और ऐसे कुछ टाइप के स्किन के डिजीज़ भी होते हैं जिसमें स्कारिंग एलोपेशिया होता है। तो स्कारिंग एलोपेशिया अगर होता है तो उसमें कोई दवाई से वो इम्प्रूवमेंट नहीं आता है। तो उसमें हम नए बाल लगा के, जैसे हेयर ट्रांसप्लांट करके, स्कारिंग एलोपेशिया में भी बाल उगा सकते हैं। और दूसरा टाइप होता है नॉन स्कारिंग एलोपेशिया, जैसे एलोपेशिया एरिएटा हो गया, या फीमेल पैटर्न हेयर लॉस हो गया, या मेल पैटर्न एलोपेशिया हो गया। तो उसमें कुछ हद तक हम मेडिकल ट्रीटमेंट, या फिर अभी जो काफ़ी सारे एडवांस ट्रीटमेंट आते हैं, जैसे प्लेटलेट रिच प्लाज्मा, पीआरपी थेरापी, माइक्रो नीडलिंग थेरापी, तो वो सब थेरापी की वजह से हम उसमें बाल विदाउट सर्जरी भी उगा सकते हैं। सो फर्स्ट वी नीड टू फाइंड आउट द रीज़न कि एलोपेशिया स्कारिंग है या नॉन स्कारिंग है। सो उसके अकॉर्डिंगली हम उसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। ओके डॉक्टर, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन हेयर ट्रांसप्लांट एंड हेयर वीविंग? हेयर ट्रांसप्लांट एंड हेयर वीविंग वो दोनों डिफरेंट चीज़ें हैं। हेयर ट्रांसप्लांट में पेशेंट के खुद के ही हेयर, जो ये परमानेंट डोनर एरिया होता है बैक ऑफ द हेड में, वहाँ से उसके बाल को लेके जहाँ पे बाल उसके झड़ गए वहाँ पे हम उसके रूट को लगाते हैं। तो हेयर ट्रांसप्लांट में हम बियर्ड के हेयर भी ले सकते हैं, चेस्ट के हेयर भी ले सकते हैं, प्यूबिक हेयर भी ले सकते हैं। और वो पेशेंट के खुद के नेचुरल हेयर होते हैं, जो हम एक जगह से लेके दूसरी जगह पे उसको इम्प्लांट करते हैं। तो हम उसकी जड़ों को इम्प्लांट करते हैं, ताकि वो बाल जैसे नेचुरली ग्रो करते हैं वैसे ग्रो करते हैं। आप उसको लंबा कर सकते हो। आप अगर हेयर कट के लिए नहीं जाते हो तो वो बाल कंटिन्यूस लंबे होते जाते हैं, एंड इट लुक्स वेरी नेचुरल। और हेयर वीविंग जो होता है वो एक आर्टिफिशियल कोई हेयर फाइबर, नेचुरल हेयर फाइबर या फिर सिंथेटिक हेयर लुकिंग जैसे फाइबर्स से बनाया हुआ होता है, जो आपके सिर के ऊपर आइदर वो चिपकाया जाता है या फिर वो क्लिप से लगाया जाता है। सो दोनों चीज़ें काफ़ी डिफरेंट है। तो हेयर ट्रांसप्लांट से नेचुरली बाल उगते हैं और वो उगते रहते हैं। और जैसे आप वो कराने के बाद आप स्विमिंग भी कर सकते हो, जिम एक्सरसाइज, और रूटीनली आप उसको बाल को कट कर सकते हो, कलर कर सकते हो। जैसे आपके नेचुरल बाल होते हैं वैसे ही हो जाते हैं सर। डॉक्टर, अगर मेरे को ट्रीटमेंट करानी है तो आप क्या सजेस्ट करेंगे, हेयर ट्रांसप्लांट या हेयर वीविंग? अच्छा, हेयर वीविंग 2-3 लोगों के लिए इम्पोर्टेंट होता है। मतलब 2-3 लोगों के लिए वो ऐसा होता है कि जिसमें हम ट्रांसप्लांट नहीं कर सकते हैं, ऐसा है। जैसे मैंने आपको बताया कुछ टाइप के स्किन डिजीज़ है, जैसे एलोपेशिया एरिएटा हो गया। तो काफ़ी लोगों को ऐसा होता है कि सर के पूरे बाल चले जाते हैं। तो वो कंडीशन में हेयर ट्रांसप्लांट कॉन्ट्राइंडिकेशन है, मतलब उसमें हेयर ट्रांसप्लांट नहीं कर सकते। तो उनको देखने के लिए आप हेयर वीविंग कर सकते हो। फिर जैसे कोई पेशेंट ने कीमोथेरापी लिया है और उनका हेयर लॉस हो गया है, तो वो कीमोथेरापी इंड्यूस जो हेयर लॉस होता है वो टेम्पररी होता है। वो टाइम के साथ वापस उनके बाल आने लगते हैं। तो वो जब तक उनके बाल वापस नहीं आ जाते तब तक वो हेयर वीग या हेयर पैच या हेयर वीविंग करा सकते हैं। और बाकी जिन लोगों का डोनर एरिया, मतलब पीछे का एरिया अगर स्ट्रॉन्ग नहीं है, वहाँ पे भी एकदम पतले बाल है, तो जहाँ पे हम ट्रांसप्लांट करेंगे तो भी उनको इतना अच्छा रिजल्ट नहीं आएगा, तो वो लोग हेयर वीविंग के लिए जा सकते हैं। बट जिन लोगों को पीछे डोनर एरिया अच्छा है, जिनके बियर्ड के हेयर अच्छे हैं, तो उनको डेफिनेटली मैं रिकमेंड करूँगा कि वो हेयर ट्रांसप्लांट कराए, क्योंकि उसका रिज़ल्ट लॉन्ग टर्म रहता है और उसमें कुछ मेंटेनेंस भी नहीं रहता है और वो काफ़ी ज़्यादा नेचुरल दिखता है।
ओके डॉक्टर, जैसे आपने बताया कि हेयर ट्रांसप्लांट के बाद बाल बढ़ते हैं, तो क्या वो बाल झड़ते भी हैं वापस? ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि अभी हेयर ट्रांसप्लांट आप देखो तो काफ़ी 20-25 साल से ज़्यादा हो रहे हैं वर्ल्ड में। सो वी हैव नाउ लॉन्ग टर्म डेटा। सो पहले ऐसा माना जाता था कि हेयर ट्रांसप्लांट का रिजल्ट परमानेंट होता है, ऐसा है। सो ये एक मीथ है। तो ट्रांसप्लांटेड हेयर भी एज के साथ थोड़ा डेंसिटी कम होता है। सो ये बहुत एक क्लियर बात मैं आपको बोलना चाहूँगा कि जैसे हमने आज हेयर ट्रांसप्लांट कर दिया, तो उनको जो 1 साल के बाद रिज़ल्ट आएगा, वैसा ही सेम रिज़ल्ट 5 साल के बाद नहीं रहने वाला है। तो उसमें ग्रोथ 5-10% ट्रांसप्लांटेड हेयर भी कम हो सकते हैं। तो वो कम क्यों होते हैं? क्योंकि हर एक इंसान को एज की रिलेटेड हेयर लॉस होता रहता है। जो ग्रोथ हमारा 20 साल में होता है, वैसा ही सेम ग्रोथ हमारा 50 साल में नहीं होता है। भले ही हमें हेरिडेटरी हेयर लॉस नहीं है, तो भी वो बाल हमारे ग्रेजुअली एज के साथ कम होते हैं। तो वो एजिंग प्रोसेस विल अफेक्ट ट्रांसप्लांटेड हेयर ऑल्सो। सो जैसे कभी हम ट्रांसप्लांट करते हैं ब्लैक हेयर को, तो वो ब्लैक हेयर उगने लगता है, बट वो एज के साथ वो भी वाइट होता है, क्योंकि एजिंग का इफेक्ट ट्रांसप्लांटेड हेयर पे भी होता है। तो हेयर ट्रांसप्लांट का रिजल्ट एक टाइम के बाद थोड़ा कम होता है, बट वो पहले जैसा गंजापन आ जाए ऐसा पॉसिबल नहीं है। सो इसका एडवांटेज ये है कि आपने लाइफ में कभी एक बार हेयर ट्रांसप्लांट कराया, तो आप फिर कभी गंजे नहीं हो पाओगे। ऐसा ज़रूर होता है कि 5 साल 10 साल के बाद आपको थोड़ा और एक सेशन की ज़रूरत पड़ जाए, ताकि आप उसको ग्रोथ को और इम्प्रूव कर सको, आप डेंसिटी को और बढ़ा सको। तो ट्रांसप्लांटेड हेयर भी झड़ सकते हैं, बट अगर आप उसको अच्छे से मेंटेन करते हो तो उसका रिज़ल्ट लॉन्ग टर्म रहता है। तो मैं अपने क्लाइंट को एक एग्जांपल देता हूँ, क्योंकि एग्जांपल से लोग अच्छे से समझ पाते हैं कि अगर आपने 5 करोड़ की गाड़ी खरीदी है और आप 2 साल तक सर्विस नहीं कराते हो उसकी, या उसको मेंटेन नहीं करते हो, तो वो क्या सेम वे में चलेगी? नहीं चलेगी, उसकी लाइफ जल्दी ख़त्म हो जाएगी। सो ट्रांसप्लांटेड हेयर भी एक टाइप का मेंटेनेंस नीड करता है, जिसमें रहता है मेनली अपना न्यूट्रिशनल थेरापी। तो वो न्यूट्रिशंस और सर्टेन सीरम अगर आप अच्छे से लगाते हो बाद में, तो ट्रांसप्लांटेड हेयर का ग्रोथ लॉन्ग टर्म के लिए अच्छे से रहता है। डॉक्टर अमित, अगर मैं 10 साल के पीरियड में देखूं, तो हेयर ट्रांसप्लांट या हेयर वेविंग दोनों में से कॉस्ट वाइज मुझे कौन सी ट्रीटमेंट करानी समझदारी का काम है? बिकॉज एक ट्रीटमेंट में मेरे खुद के बाल नेचुरली ही उगाए जाने वाले हैं, और दूसरी ट्रीटमेंट में बाहर से इम्प्लीमेंट करना है। तो आपके हिसाब से समझदारी का काम कौन सी ट्रीटमेंट कराना है? सो जैसे मैंने बताया, एक बार हम हेयर ट्रांसप्लांट करते हैं तो 10 साल तक उनको ज़्यादा कुछ डिफरेंस रिजल्ट में आता नहीं है, हार्डली 5-10% ग्रोथ कम हो सकती है। जबकि हेयर वीविंग में कैसा होता है, जो पेच लगाते हैं उसका भी एक सेल्फ लाइफ होता है, मतलब 1.5 साल या 2 साल। सो हर 1.5-2 साल में आपको नया पेच लेना पड़ता है, नया पेच लगाना पड़ता है, और फिर उसको मेंटेन करना पड़ता है। उसको हर महीने जाके आप बालों की वो शेविंग करते हैं, फिर क्लीनिंग करते हैं, फिर वो ग्लू से वापस चिपकाते हैं। तो वो एवरी मंथ आपका एक मेंटेनेंस कॉस्ट भी रहता है इसे। सो आप ओवर पीरियड ऑफ 10 साल देखो, तो हेयर ट्रांसप्लांट से ये वीविंग वाला जो पूरा मसला है, वो काफ़ी कॉस्ट, उसकी टोटल कॉस्ट उससे काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है सर। और जो हेयर ट्रांसप्लांट का जो नेचुरल लुक आता है, वैसा लुक अपने हेयर वीविंग में नहीं आ सकता है सर। और बिकॉज वो बालों को, वो पेच को स्किन के साथ चिपकाते हैं, तो स्किन में जो हमारा पसीना होता है, जो नेचुरली ऑयल निकलता है, सो दैट ऑल कॉजेज स्किन प्रॉब्लम। तो स्किन के अंदर फिर इचिंग होने लगता है, रेडनेस होने लगती है, दाने होने लगते हैं। सो हमने काफ़ी सारे ऐसे केसेस देखे हैं जिन्होंने पेच बना तो लिया, बट 6 महीने के बाद उनको टॉलरेट नहीं हुआ और उनको फिर पेच निकालना पड़ा, और फिर हमने उन लोगों का हेयर ट्रांसप्लांट भी किया है। ओके, सो आपके हिसाब से हेयर ट्रांसप्लांट समझदारी का काम है? डेफिनेटली। ओके सर, ये बताइए कि फीमेल में भी हेयर ट्रांसप्लांट कर सकते हैं? डेफिनेटली फीमेल में भी हेयर ट्रांसप्लांट कर सकते हैं, बट उसमें काफ़ी कम फीमेल को हेयर ट्रांसप्लांट की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि फीमेल में मेनोपॉज के बाद ज़्यादातर हेयर लॉस सीवियर होने लगता है, हेयर लॉस होने लगता है, मतलब कि उनकी डेंसिटी कम होने लगती है, और उनका जो स्काल्प है वो पार्टिंग के एरिया से विजिबल होने लगता है। तो अगर उनका स्काल्प 50% से ज़्यादा विजिबल है, और अगर हम ट्राइकोस्कोपी करके देखते हैं, अगर उनका डेंसिटी काफ़ी कम हो गया है, तो वो डेंसिटी फील करने के लिए हम उसको हेयर ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। बट जैसे मैंने बताया, हमने 2000 से ज़्यादा
हेयर ट्रांसप्लांट कर दिए तो उसमें से हार्डली आप देखोगे तो 10 या 12 फीमेल पेशेंट होंगे। तो फीमेल में हेयर ट्रांसप्लांट का रेशियो बहुत कम होता है, क्योंकि उसमें मेडिकल ट्रीटमेंट और अदर पीआरपी ट्रीटमेंट से काफ़ी अच्छा इम्प्रूवमेंट हो सकता है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट सम मीथ अबाउट हेयर केयर। बार बार शैम्पू करने से, हेलमेट पहनने से या हैट पहनने से बाल झड़ते हैं और डेली शैम्पू करना चाहिए या नहीं? ओके, वन बाय वन आई आंसर। जैसे हेड पहनने से या हेलमेट पहनने से बाल झड़ते नहीं है, बट उसका ड्यूरेशन इम्पोर्टेंट है। जैसे कोई ऐसी इंडस्ट्री में काम करता है जिनको कंटिन्यूसली 7-8 घंटे एक टाइट हेलमेट या टाइट बैंड पहनना होता है, तो उससे ऐसा होता है कि हमारा ब्लड सर्कुलेशन थोड़ा कम होता है और उसकी वजह से बालों में थिनिंग होने लगती है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन इज शैम्पू। तो जैसे शैम्पू करने से बाल झड़ते हैं, वो एक बहुत बड़ा मीथ है। तो शैम्पू हमें डेली करना चाहिए। जैसे हम डेली नहाते हैं, डेली ब्रश करते हैं, वैसे हमें डेली अपना स्काल्प और बालों को भी क्लीन करना चाहिए। बट अगेन वो डिपेंड्स करता है इंडिविजुअल के स्किन के ऊपर। जैसे कोई कोई लोगों का स्काल्प ड्राई होता है, कोई कोई लोगों का स्काल्प बहुत ही ऑयली होता है। तो वो आपको एक फाइंड करना है कि आपका स्काल्प ड्राई है या आपका स्काल्प ऑयली है। अगर आपका स्काल्प ऑयली है तो आपको डेली शैम्पू करना चाहिए टू क्लीन दैट ऑयल, और अगर आपका स्काल्प ड्राई है तो आप एटलीस्ट ऑल्टरनेट डेज शैम्पू करना चाहिए। बट आप कौन सी क्वालिटी का शैम्पू यूज़ करते हो उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। तो यूजुअली शैम्पू इज़ फॉर क्लीनिंग ओनली, वो हम बाल और स्काल्प को साफ़ करने के लिए यूज़ करते हैं, और वो हार्डली हमारे बालों या स्काल्प के 10 या 15 सेकंड या 1 मिनट तक ही कांटेक्ट में रहता है। तो उससे ज़्यादा से ज़्यादा अपने बाल, अगर आपने शैम्पू अच्छी क्वालिटी का यूज़ नहीं किया है तो आपके बाल में भी ड्राई हो सकते हैं या फिर फ्रीजी हो सकते हैं। बट उससे ना तो हेयर फॉल झड़ते हैं, हेयर फॉल होता है, ना तो उससे हेयर ग्रोथ होती है। तो ये सारी मीथ है। क्या ये सच है कि केटोकैनाज़ोल, ZPTO और मॉइस्चराइज़र शैम्पू डैंड्रफ प्रबंधक है? हाँ, डेफिनेटली। अगर आपको, जैसे मैंने बताया कि नॉर्मल डैंड्रफ है, जैसे वो बाल वाइट वाइट फ्लैक्स निकलते हैं, तो वो डैंड्रफ काफ़ी कॉमन होता है और वो ज़्यादातर सीजनल होता है। मतलब कि विंटर की शुरुआत में ये काफ़ी लोगों को होने लगता है ऐसा। तो ZPTO वाला शैम्पू, ओवर द काउंटर शैम्पू भी आप उसमें यूज़ कर सकते हो, जो हफ्ते में 2 बार या 3 बार यूज़ करने से आपका नॉर्मल डैंड्रफ कंट्रोल हो जाता है। बट अगर उसमें अगर नेक्स्ट लेवल का डैंड्रफ हो गया आपको, जिसमें आपको इचिंग भी होता है, फ्लेक्स भी निकलते हैं, तो उसमें आपको कीटोकोनाजोल ZPTO वाला और उसमें थोड़ा मॉइस्चराइज़र भी आजकल ऐड होता है ताकि आपके बाल और ड्राई ना हो। तो वो कीटोकोनाजोल ZPTO और मॉइस्चराइजिंग शैम्पू यूज़ करने से आप जो सीबोरिक डर्मेटाइटिस वाला डैंड्रफ है, जो फंगल इन्फेक्शन वाला डैंड्रफ है, उसको काफ़ी हद तक क्योर कर सकते हो। और फिर उसको मेंटेन करने के लिए भी आप उसको वंस इन अ वीक या वंस इन अ 15 डेज उसको कंटिन्यूसली यूज़ भी कर सकते हो। डॉक्टर, इज़ दैट ट्रू कि डेली ऑयल एप्लीकेशन इज़ गुड फॉर हेल्दी हेयर? इट इज़ कम्प्लीटली अ मीथ। तो 2-3 प्रैक्टिकल चीज़ें बताना चाहूँगा आपको कि एक, इंडिया में ही ऐसा होता है कि लोग बालों में तेल लगाते हैं। इंडिया के अलावा और दूसरी कोई कंट्री में ऐसा रिचुअल नहीं है। ये हमारा रिचुअल आ रहा है काफ़ी सालों से, हमारे एंसिस्टर से। तो ऑयल जो होता है वो बालों में ऊपर ऊपर रहता है, और ऑयल की एक प्रॉपर्टी होती है, वो धीरे धीरे करके स्काल्प के ऊपर सेटल हो जाती है। तो अगर आप विंटर में देखोगे तो कोकोनट ऑयल हमारे बोतल में भी जम जाता है, तो वो ऑयल हमारे स्काल्प के ऊपर भी जम जाता है। सो आप लगाने के बाद अगर उसको 1 दिन 2 दिन ऐसे रखते हो, तो उसको क्लीन करने के लिए आपको 2-3 बार शैम्पू करना पड़ेगा। और अगर वो अच्छे से प्रॉपरली क्लीन नहीं हुआ तो हमारे नेचुरली स्काल्प में से भी ऑयल निकलता है, पसीना भी होता है, और वो जो ऑयल आपने ऊपर से लगाया, दैट ऑल कॉजेज अ फेवरेबल एनवायरनमेंट, और उसकी वजह से फंगस ग्रो होती है, बैक्टीरिया ग्रो होता है, और एक्सेसिव डैंड्रफ टाइप का लीजन्स आने लगते हैं इसकी स्काल्प के ऊपर, इचिंग होने लगता है। तो उल्टा ऑयल लगाने से हेयर फॉल ज़्यादा होने लगता है, ऐसा है। तो मैं हमेशा अपने पेशेंट्स को एडवाइस करता हूँ कि अगर आपको ऑयल लगाना है तो आपको खाली लेंथ में लगाना चाहिए, ना कि वो स्काल्प में भर भर के अंदर लगाना चाहिए। और उसको मैक्सिमम 1 घंटे या 2 घंटे रखना चाहिए, और उसको 1-2 घंटे रखने के बाद आप उसको शैम्पू कर दो। तो ऑयल का जो हमारा काम है, जो मॉइस्चराइजिंग इफेक्ट चाहिए, जो कंडीशनिंग इफेक्ट चाहिए, तो ये इतने से हो जाता है, और ऑयल का कोई दूसरा साइड इफ़ेक्ट नहीं होता।
और जो लोग ऑयल लगा के रखते हैं 1-2 दिन 4-5 दिन के लिए, तो उन लोगों को आप देखोगे तो यहाँ पे सब फुंसी आने लगती है। वो ऑयल की वजह से यहाँ पे भी पिंपल्स आने लगते हैं, बैक में भी पिंपल्स आने लगते हैं। और जैसे ही हम ऑयल बंद कराते हैं तो ये सारी प्रॉब्लम्स उनकी सॉल्व हो जाती है। सो डेली ऑयल लगाना ये भी एक बहुत बड़ी मीथ है। ऑयल लगाना बालों के हेल्थ के लिए अच्छा है, वो भी एक बड़ी मीथ है। धन्यवाद डॉक्टर अमित भट्ट, आपके बिजी शेड्यूल में से कीमती समय निकालने के लिए। थैंक यू सो मच। ये काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रहा। बस ऐसे ही आप हेयर के साइंस के लिए नॉलेज इकट्ठा करते रहिए, ऐसे पॉडकास्ट देखते रहिए। और कुछ भी कंसर्न है तो आप कभी भी नियर बाय डर्मेटोलॉजिस्ट या सर्टिफाइड क्वालिफाइड डॉक्टर्स को दिखा सकते हो। थैंक यू। दर्शकगण, आपका भी धन्यवाद हम लोगों के साथ जुड़े रहने के लिए। बालों से लगी हुई कोई भी समस्याओं का विशेषज्ञ द्वारा समाधान पाने के लिए हमारे हेयर ऑन हेयर पॉडकास्ट पर जुड़े रहें। हम यूट्यूब, इंस्टाग्राम, स्पॉटिफाई एंड एप्पल पॉडकास्ट पर भी उपलब्ध हैं। आज के लिए इतना ही। जल्द ही मिलते हैं एक नए विशेषज्ञ के साथ ऑन हेयर पॉडकास्ट। धन्यवाद।